नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है भाई, समूह गौ की भर्ती में पिछले विज्ञापन की तिथि से मिलेगी आयु सीमा में छूट। यानी कि यूकेपीएससी दोस्तों जो नए विज्ञापन जारी करेगा उसमें जो यूके ने पुराने विज्ञापन जारी किए थे तो उसी डेट से आयु सीमा में छूट मिलेगी। इसके अलावा ज्वाइनिंग के लिए सड़क पर उतरे एलटी चयनित छात्र, महिला आरक्षण के पेच में कई भर्तियां उलझी हुई है और कई दाखिले भी दोस्तों उलझे हुए हैं। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एलटी शिक्षक का दोस्तों अब हो सकेगा अंतर मंडलीय तबादला, और ईडब्ल्यूएस का भी दोस्तों विवाद चल रहा है इस आरक्षण का। तो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण के बजाय छात्रवृत्ति भी तो दे सकते हैं, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और सीधी भर्ती के विरोध में कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है प्रधानाचार्य ने। और प्रदेश के आवासीय स्कूलों में शिक्षकों की होगी स्थायी नियुक्ति। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों समूह गौ की भर्ती में पिछले विज्ञापन की तिथि से मिलेगी आयु सीमा में छूट। तो यहाँ पर दोस्तों साफ साफ लिखा गया है कि भाई जो लोक सेवा आयोग जो भर्ती अब करवाएगा तो इसमें आवेदकों को जो यूके द्वारा जारी किए गए पिछले विज्ञापन की तिथि से आयु सीमा में छूट मिलेगी। मतलब ये है कि यूके के द्वारा जो विज्ञापन करने के दिन जो अभ्यर्थी आयु सीमा पूरी कर रहा था वो आगामी परीक्षा के लिए भी आवेदन कर सकेगा। तो इससे जो काफ़ी संशय बन रहा था कि जिनकी आयु सीमा पूरी हो चुकी है, जो ओवर एज हो चुके हैं, क्या वो अप्लाई कर पाएंगे, तो बिल्कुल वो अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि जो एडवर्टीजमेंट निकलेगा तो वो आपका जिस लास्ट डेट में विज्ञापन निकला था उसी डेट से वो माना जाएगा। ठीक है, तो सरकार अधीनस्थ सेवा चयन की 12 परीक्षाएं लोक सेवा को ट्रांसफ़र कर चुकी है और यूके इसके लिए पूर्व में आवेदन प्रक्रिया पूरी कर चुका था। अब यूकेपीएससी सभी परीक्षाओं के लिए नई सिरे से आवेदन मांग रहा है। तो इससे पूर्व में आवेदन कर चुके कई आवेदकों की अधिकतम उम्र सीमा पार होने के चलते भर्ती से बाहर होने का खतरा पैदा हो गया था। और इस क्रम में आयोग की सरकार ने दिशा निर्देश मांगे थे। इस प्रकार विभाग ने आयोग को ऐसे सभी मामलों में यूके द्वारा जारी विज्ञापन की तिथि को ही अधिकतम उम्र सीमा की कट ऑफ निर्धारित करने को कहा है। ओके, तो जैसे कि इन्होंने यहाँ पर उदाहरण भी दे रखा है कि अगर राजस्व निरीक्षक का विज्ञापन 17 जून 2021 को जारी हुआ था तो अब नई परीक्षा में अधिकतम आयु की कट ऑफ यही तिथि होगी। ठीक है, तो 17 जून 2021 को जिनकी आयु मान लेते हैं 40 या 40 से कम होगी वो लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे। 17 जून 2021 की डेट को माना जाएगा। तो ये जो पूर्व में जिन्होंने आवेदन किया था वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात इसमें जो नए लोग हैं वो भी इसमें दोस्तों आवेदन कर पाएंगे। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ गई कि अब नए लोग भी, नए आवेदक भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। और इसके अलावा इसमें फ़ीस जो रहेगी वो माफ़ रहेगी। जो पूर्व के जो आवेदक हैं उनके लिए फ़ीस शुल्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सभी आवेदक हैं उनके लिए फ़ीस माफ़ी का यहाँ पर प्रस्ताव लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि कार्मिक विभाग ने नए पुराने सभी आवेदकों के लिए परीक्षा शुल्क से भी मुक्त रखने का प्रस्ताव रखा है। तो यानी कि परीक्षा का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों वुमेन रिजर्वेशन में भी काफ़ी मामला चल रहा है। देखिए, आपको पता है कि वुमेन रिजर्वेशन का जो मामला है अभी उस पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है। ठीक है, तो इसके कारण से कई सारी भर्तियां हैं वो उलझ गई हैं और कई सारे दाखिले भी उलझ गए हैं। ठीक है, जैसे कि मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में भी उत्तराखंड महिलाओं के लिए सीट रिजर्व होती है। तो क्योंकि अभी उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है महिलाओं के 30% 36 आरक्षण पे, तो इस कारण से क्या हो रहा है कि इनको भी अभी दाखिले में रोक लगी हुई है। ठीक है, तो 2006 से प्रदेश की महिलाओं को 20% आरक्षण, 30% आरक्षण की शासनादेश पर रोक लगाई है फिलहाल हाई कोर्ट ने। ओके, और वैसे 2001 में ये जब उस समय पर जो पहला शासनादेश था तो उस समय 20% था, बाद में फिर बढ़ा के इसको 2006 में 30% किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड की महिलाओं को सरकारी कोटे के दाखिलों में 30% 36 आरक्षण पर हाई कोर्ट की रोक से भर्तियों के साथ ही दाखिले भी लटक गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दाखिले भी अटक गए हैं क्योंकि कई जैसे कि MBBS हैं, MD, SMS, नर्सिंग और पैरामेडिकल के दाखिले में भी वहाँ पर 30% आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि महिलाओं के मतलब जो 30% का जो आरक्षण का खेल है उस कारण से अभी जो नई भर्तियों भी लटक गई है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूकेपीएससी भी अब भर्ती निकालने जा रहा है। अब यूकेपीएससी जब ये भर्ती निकालेगा, अक्टूबर में विज्ञापन जारी करेगा, तो इसमें महिला आरक्षण की क्या स्थिति रहेगी, वो 30% आरक्षण के अनुसार होगी या नहीं होगी, इस पर भी अभी कोई मामला क्लियर नहीं है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, यूपी में बदल चुका है नियम। पहले क्या होता था कि प्रदेश में की महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान था यूपी में, लेकिन न्यायालय के आदेश के बाद वहाँ 36 आरक्षण सभी महिलाओं के लिए कर दिया गया है। तो अभी
उत्तराखंड ने ऐसा नहीं किया है, लेकिन यूपी में दोस्तों ये हो चुका है कि यूपी में महिलाओं के लिए आरक्षण है। यूपी की महिलाओं के लिए नहीं, सभी महिलाओं के लिए वहाँ पर 36 आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड की महिलाओं में की जो आरक्षण 30% आरक्षण की रोक है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करने का निर्णय सरकार ने लिया है। तो अब देखते हैं कि SLP दायर करके क्या होता है। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है भाई, विधानसभा भर्तियों की जांच पूरी हो चुकी है। समिति ने रिपोर्ट सौंप दी है, केवल 20 दिन के अंदर इन्होंने समिति ने रिपोर्ट को सौंप दिया है। अब देखते हैं, सभी की नज़र है कि भाई विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर कि क्या करते हैं। अब देखिए 480 कर्मचारी हैं, इनकी दोस्तों जाँच चल रही है और 480 कर्मी देखिए राज्य गठन के बाद में, जैसे प्रकाश पंत के समय पे 98, यशपाल आर्य के समय पे 105, हरवंश कपूर के समय पे 55, गोविंद सिंह गुंजवाल के समय पे 158 तकरीबन, प्रेमचंद्र अग्रवाल के समय पे 72 कर्मचारी की नियुक्ति की गई। इन सभी भर्तियों की दोस्तों जांच चल रही है, मतलब 2 चरणों में इनकी जांच होनी है। अब दोस्तों बात करेंगे EWS विवाद की। देखिए EWS का जो आरक्षण दिया जाता है मतलब कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से जो वीक हैं, जिनकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए से कम है, तो ऐसे लोगों को EWS का सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो कि 6 से 1 साल तक वैलिड होता है। कई जगह 6 महीने, कई जगह पे 1 साल पे है। तो अभी दोस्तों यहाँ पर चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में इसमें दोस्तों अहम सुनवाई अभी फ़िलहाल चल रही है और काफ़ी समय से ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया जो गरीब कोई स्थायी चीज़ नहीं है, मतलब कि अगर कोई वीक है इकोनॉमिकली तो स्थायी चीज़ नहीं है। उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से कमज़ोर को विभिन्न सकारात्मक कार्यों के माध्यम से भी बढ़ावा दिया जा सकता है। जैसे सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण के बजाय हम छात्रवृत्ति देके उनके इकोनॉमिकल जो फैक्टर है उसको ऊंचा उठाया जा सकता है, मतलब कि उनका सशक्तिकरण किया जा सकता है, वित्तीय सशक्तिकरण। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने कहा है कि आरक्षण शब्द के सामाजिक और वित्तीय सशक्तिकरण जैसे अलग अलग अर्थ हैं, या उन वर्गों के लिए है जो सदियों से उत्पीड़ित हैं, और आरक्षण सदियों से उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें उनकी जाति और व्यवसाय के कारण लांछित किया गया हो। तो सरकारें अगली श्रेणियों के EWS को आरक्षण के फेर में पड़े बगैर छात्रवृत्ति और मुफ्त शिक्षा जैसी सुविधाएं देकर भी आगे बढ़ा सकती है। तो इनका ये मानना है कि गरीबी के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो गरीबी है वो अस्थायी है, जबकि जो आरक्षण का मेन आधार है वो ये है कि भैया जाति और व्यवसाय, ठीक है, उनको काफ़ी लंबे समय से, मतलब जाति और व्यवसाय के कारण कई जो श्रेणियां हैं उनको कई कार्यों में लांछित किया गया है, तो इस कारण से उनको आरक्षण दिया जाता है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल यही चल रहा है कि क्योंकि 50% माना जाता है कि जो जनरल आरक्षण का कोटा है उससे अधिक आरक्षण नहीं हो सकता, तो क्योंकि अब जो 10% आरक्षण है वो इसी में से दिया जा रहा है। ठीक है, तो 10% का आरक्षण जो है वो 50% आरक्षण के अंदर में से ही दिया जा रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 60% का आरक्षण है और 40% का यहाँ रह गया, तो इस तरह से ही माना जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों LT शिक्षकों के लिए जो अंतर मंडलीय तबादलों का रास्ता है वो जल्दी खुलेगा। अंतर मंडलीय मतलब कि एक मंडल से दूसरे मंडल पे तबादला हो सकेगा। देखिए जो प्रवक्ता संवर्ग के कैडर की दोस्तों बात करें तो वो उसका पूरा राज्य स्तर का कैडर है, मतलब पूरे राज्य में कहीं भी प्रवक्ता को भेजा जा सकता है। लेकिन जब हम LT कैडर की बात करते हैं तो LT कैडर दोस्तों क्या होता है, एक मंडल से मंडल में ही स्थानांतरण हो सकता है, मतलब मंडल के अंतर्गत, जैसे कुमाऊं मंडल या गढ़वाल मंडल। ठीक है, अब कुमाऊं मंडल से गढ़वाल मंडल में स्थानांतरण करने की बात चल रही है, तो यहाँ पर ये हो रहा है कि जो इसका मंडल कैडर है इसको चेंज करके राज्य कैडर बनाया जाए, LT कैडर को। ओके, सो पूरे प्रदेश भर में कहीं पर भी LT का ट्रांसफ़र हो सकता है, ये कहने वाली बात है। ठीक है, तो प्रदेश में LT शिक्षकों के अंतरमंडलीय तबादलों, जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों को सहायक अध्यापक LT संवर्ग में घोषित किए जाने का रास्ता साफ होता दिख रहा है, और इससे इन दोनों संवर्गों के करीब 27,000 शिक्षकों को लाभ होगा। दोनों के मामले में प्रस्ताव तैयार करने के लिए महानिदेशक विद्यालय शिक्षा की ओर से शिक्षा निदेशक को शामिल करते हुए एक 10 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। ठीक है, तो शिक्षक संगठनों ने काफ़ी समय से मांग कर रहे थे। खास बात यह कि सहायक अध्यापकों को मंडल संवर्ग के स्थान पर राज्य संवर्ग में तबादला करने पर उनकी वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी। वहीं जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों को सहायक अध्यापक LT घोषित किए जाने पर का भी प्रस्ताव मांगा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में ये अधिकारी हैं, देखिए इसमें कुल मिला के देख सकते हैं कि आप फिलहाल ये 9 नाम दिख रहे हैं यहाँ पर, एक अगर काउंटिंग की जाए, और तो इन लोगों की कमेटी दोस्तों यहाँ पर बनाई गई है। यहाँ पर कह रहे हैं 10 सदस्यीय कमेटी, तो 10 सदस्यों की दोस्तों कमेटी बनाई गई है जिनमें ये सभी लोग अधिकारी लोग शामिल हैं, और फिर जल्दी ही दोस्तों इसमें निर्णय लिया जाएगा। तो हो सकता है कि जो LT कैडर है वो भी अब राज्य
संवर्ग में आ जाए। ठीक है, मतलब कि उसका मंडल कैडर ना होके अब राज्य संवर्ग में आ जाए। इसके अलावा प्रदेश के आवासीय स्कूलों में शिक्षकों की दोस्तों होगी स्थायी नियुक्ति। प्रदेश सरकार के आवासीय विद्यालयों में विशेष रूप से जैसे कि राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों की हालत में अब सुधार नजर आएगा। इन विद्यालयों के लिए अब अलग से कैडर बनाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होने पर विद्यालयों को शिक्षक और कर्मचारियों की तैनाती के लिए राजकीय शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति या आउटसोर्सिंग से तैनाती की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। जनरली इन विद्यालयों में यही होता है कि राजकीय जो शिक्षक होते हैं उनको डेपुटेशन में बुलाया जाता है या फिर आउटसोर्स से यहाँ पर शिक्षकों को भरना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जब अब इनका अलग से कैडर बनेगा तो यहाँ पर भी दोस्तों स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति हो पाएगी। इस संबंध में नियमावली तैयार की जा रही है। तो वर्तमान में शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों की अलग से नियुक्ति की व्यवस्था नहीं है। करते क्या है कि शिक्षा विभाग से ही कोई जो टीचर्स होते हैं जो पढ़ा रहे होते हैं उन्हीं को यहाँ पर प्रतिनियुक्ति पे बुला लिया जाता है या फिर आउटसोर्स से कर्मचारियों को यहाँ पर या शिक्षकों को यहाँ पर तैनात किया जाता है। अब होता ये है कि भैया आपको पता है नवोदय विद्यालयों में ज़्यादा कामकाज है रादर देन कि भैया जो हमारे सरकारी स्कूल हैं। तो ऐसे में जो कई सारे जो सरकारी शिक्षक हैं वहाँ अपनी तैनाती से कन्नी काट लेते हैं, मतलब कि सीधी बात है वहाँ जाके काम करना पड़ेगा ज़्यादा, तो वहाँ वो नहीं जाना चाहते। ठीक है, तो प्रतिनियुक्ति नहीं हो पाती, तो उस कारण से नवोदय विद्यालयों में हमेशा शिक्षकों की कमी यहाँ पर बनी रहती है। तो इस कारण से आउटसोर्सिंग के माध्यम से अस्थायी शिक्षकों को तैनात किया जाता है और काम चलाया जाता है। इसलिए वहाँ पर जो प्रतिनियुक्ति से मतलब जो प्योरली गवर्नमेंट टीचर है वो नहीं जाते, क्योंकि अब नवोदय विद्यालय में थोड़ा अधिक कामकाज है। इसके अलावा नियुक्ति के लिए सड़क पर उतरे एलटी चयनित अभ्यर्थी। भाई नियुक्ति की मांग को लेकर एलटी भर्ती के चयनित अभ्यर्थी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास कूच किया। हालांकि पुलिस ने उनको हाथी बड़कला में रोक लिया। इस पर अभ्यर्थी वहीं सड़क पर बैठ गए और प्रदर्शन करने लगे। अभ्यर्थी ने तकरीबन आधा घंटे तक सरकार और पुलिस के विरुद्ध नारेबाजी की। इसके बाद परेड ग्राउंड स्थित भाजपा महानगर कार्यालय के बाहर एकत्र हुए और कुछ देर तक वहां भी सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। ठीक है, एलटी भर्ती के चयनित अभ्यर्थी अनुज भट्ट की अगुवाई में गांधी पार्क के बाहर से दोपहर करीब 11:30 बजे अभ्यर्थियों ने रैली के रूप में मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच किया और मुख्यमंत्री आवास से करीब 2 किलोमीटर पहले हाथी बड़कला में पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी और पुलिस ने यहाँ से अभ्यर्थियों को आगे नहीं जाने दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि भाई देखो UKSSC ने 9 महीने पहले एलटी का रिजल्ट घोषित कर दिया था दिसंबर में और अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। ठीक है, और वैसे भी पहले आयोग की लेट लतीफ़ी, फिर उसके बाद कोर्ट में कमज़ोर पैरवी के चलते वैसी ही नियुक्ति अटकी हुई है। तो इनको ये बोला गया है कि भैया अब सरकार जल्दी ही इनको ज्वाइनिंग दे। ओके, तो ये दोस्तों इस समय पर फिलहाल चल रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।